अरमान एक सिविल इंजीनियर था। उसका काम ज्यादातर उन जगहों पर होता था जहां जमीनें खाली होती थीं। शादी के दिन उसकी पत्नी प्रीति ने उससे कुछ ऐसा पूछा जो वो खुद को बताने से रोक नहीं पाया। ये बात तब की है जब उसे एक जंगल में कंस्ट्रक्शन का काम मिला, जिसके लिए वो कुछ लोगों से उसी जंगल में मिलने गया। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करता था। जंगल के सभी जानवरों की आवाज एक साथ आने लगी। अरमान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि गांव वाला ऐसा कह क्यों रहा था। ये अचानक इतना शोर कैसे होने लगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरमान काफी डर गया। उसने बहुत देर तक गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। गाड़ी के सामने एक अजीब तरह का धुआं बन रहा था और धुआं और भी गहरा होता जा रहा था। इस बात को 5 साल हो गए। आज तक मैं ना वहां गया और ना किसी से ये बात बताई। उस चुड़ैल ने उसके बाद मेरा पीछा छोड़ दिया। अब मैं आराम से हूँ, तभी जाकर तुम्हें सारी बात बताई है। पर उसने तो तुम्हें किसी को भी बताने के लिए मना किया था। हाँ, पर तुम तो तुम्हारी पत्नी हो ना? तुम थक गई होंगी, आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आपको नींद आ रही तो आप सो जाइए। मुझे तो आदत है, घंटों घंटों तक मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा होना होता है, तो अब थकावट होती ही नहीं है। चलो, कोई तो फायदा हुआ। मतलब? कुछ नहीं। तो और बताइए कुछ अपने काम के बारे में। कोई ऐसी चीज जो सबसे अलग और अजीब हुई हो। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपका बाहर आना जाना तो ज्यादातर होता ही है, तो बताने के लिए कहानियां भी ज्यादा होंगी। तो उसी में से एक कहानी मुझे सुना दीजिए। ऐसा तो कुछ। क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर से कंस्ट्रक्शन साइट और वहां से फिर दोबारा घर, बस। बोरिंग है लाइफ तो काफी। चलिए कोई नहीं। भूत या चुड़ैलों पर तो विश्वास करते होंगे ना आप? नहीं। ऐसे घबरा क्यों गए आप? लगता है बहुत ज्यादा मानते हैं आप भूत और चुड़ैलों को। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता। मैं तो बस यही देख रही थी कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं तो खुद इन सब पर विश्वास नहीं करती और मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल अंधविश्वास है। अंधविश्वास तो नहीं, पर मैं मानता हूँ। अरे, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे, मैं मजाक नहीं कर रहा। लगता है बहुत कुछ खतरनाक हुआ है आपके साथ। जरा हमें भी बताइए। अरे रहने दो, फिर कभी बताएंगे। जब कुछ ऐसा होगा तभी बताओगे। क्या वो प्रीति को बता दूं? नहीं, अगर बताया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रहने देता हूँ। अरे क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं। लगता है कोई खास बात है, तभी तो आप मुझे बता नहीं रहे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताइए। बता ही देता हूँ। तो एक बार। अरमान एक सिविल इंजीनियर था। उसका काम ज्यादातर उन जगहों पर होता था जहां जमीनें खाली होती थीं। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करता था। शादी के दिन उसकी पत्नी प्रीति ने उससे कुछ ऐसा पूछा जो वो खुद को बताने से रोक नहीं पाया। ये बात तब की है जब उसे एक जंगल में कंस्ट्रक्शन का काम मिला, जिसके लिए वो कुछ लोगों से उसी जंगल में मिलने गया। अगर हम यहाँ रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दें तो तकरीबन 7 महीने तो लगेंगे ही। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है।
आप काम जल्द ही शुरू करवा दें। हाँ, काम अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। बस मुझे कुछ डिजाइन्स तैयार करने हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ काम शुरू करूँगा। काम को फाइनल करके सभी वहां से जाने लगे कि तभी अरमान की नजर एक गांव वाले पर पड़ी, जो उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहा था, जिसे देखकर अरमान ने उसे अपने पास बुलाया। अरे भाई, तुम छुप क्यों रहे हो? अगर कोई बात करनी हो तो यहाँ सामने आकर करो। नहीं नहीं बाबू साहेब, वो तो मैं। बात क्या है? तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने सुना है कि आप यहाँ कुछ काम करवाना चाह रहे हैं। हाँ, काम अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। अरे आप लोग घबराओ मत, हमने सभी बातों का ध्यान रखा है ताकि आप सभी गांव वालों को कोई तकलीफ ना हो और यहाँ के ज्यादा पेड़ों को नुकसान भी नहीं होगा। मुझे डर हमारा नहीं बाबूजी, मुझे तो डर आप लोगों का है। मतलब? हम गांव वाले तो शाम होते ही इस जंगल में आते ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? अरमान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि गांव वाला ऐसा कह क्यों रहा था। तभी पूछने पर उसने बताया कि इस गांव में एक चुड़ैल है जो शाम होते ही मर्दों को अपना शिकार बना लेती है। हो बाबू साहेब, आप हंस रहे हैं। हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम गांव वाले भी इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हो। ठीक है साहेब, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको बताना। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मत बोलना कि हमने आपको सब कुछ बताया नहीं। गांव वाले की बात सुनकर अरमान को काफी हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ काम ना हो सके, इसीलिए गांव वाले ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। बात को अनसुना करके अरमान वहां से चला गया और अगले ही दिन काम कैसे करना है उसकी जानकारी लेने के लिए वहां पहुंच गया। सब कुछ रेडी तो हो गया। जरा जगह का मुआयना कर लूं ताकि लेबर्स को आसानी से समझा सकूं। अरे ये धूप तो बहुत हो चुकी है। लंच करके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं कार में ही। जब धूप कम हो जाएगी तब बाहर निकल जाऊंगा। अरमान गाड़ी में ही खाना खाने लगा और उसके बाद उसने थोड़ी देर आराम किया। जैसे ही शाम हो गई, अरमान अपनी गाड़ी से निकला। अब जरा पूरी जगह देख लेता हूं। जगह का मुआयना करते करते रात हो गई, पर अरमान अभी तक वहां था। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अरमान गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अरे अब इसे क्या हो गया? कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवरों की आवाज एक साथ आने लगी। ये अचानक इतना शोर कैसे होने लगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरमान काफी डर गया। उसने बहुत देर तक गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। गाड़ी के सामने एक अजीब तरह का धुआं बन रहा था और धुआं और भी गहरा होता जा रहा था। अरमान को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और पहली बार अरमान की डर से हालत और खराब होती जा रही थी। इसी बीच अरमान को कुछ सुनाई दिया। ये घुंघरू की आवाज कैसी? घुंघरुओं की आवाज सुन अरमान गाड़ी के बाहर चारों तरफ देखने लगा। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि आवाज कौन सी दिशा से आ रही है। वहीं घुंघरुओं की आवाज और तेज होती जा रही थी कि तभी अचानक से अरमान ने अपने सामने एक लाल साया देखा, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गई और पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। और कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, जाने दो। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी असलियत मानी नहीं। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा।
मुझे मत मारो। तेरी मौत तो पक्की है। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। आज नहीं तो कल तेरी मौत पक्की है। मैं मरना नहीं चाहता। एक शर्त पर मैं तुझे जाने दूंगी। क्या? अगर तूने किसी को मेरी सच्चाई बताई या मेरी कहानी किसी को भी सुनाई तो मैं तुझे उसी वक्त मार दूंगी। मतलब? मेरे बारे में तू किसी को भी नहीं बताएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। चुड़ैल की सच्चाई पर अरमान को जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसको अपने सामने देख उसको गांव वाले की बात पर पूरा विश्वास हो गया। उसी काली रात के बाद अरमान कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गया और ना ही किसी और को वहां जाने की सलाह दी। उसने इस बात को भी सबसे छिपा कर रखा। इस बात को 5 साल हो गए। आज तक मैं ना वहां गया और ना किसी से ये बात बताई। उस चुड़ैल ने उसके बाद मेरा पीछा छोड़ दिया। अब मैं आराम से हूँ, तभी जाकर तुम्हें सारी बात बताई है। पर उसने तो तुम्हें किसी को भी बताने के लिए मना किया था। हाँ, पर तुम तो तुम्हारी पत्नी हो ना? तुम बोला था ना मेरे बारे में। गॉड गॉड गॉड, ये लो माँ आपका नाश्ता। बॉबी तुम अपना लंच जल्दी बैग में रखो और हाँ जल्दी स्कूल पहुंच जाओ। गॉड गॉड, ये ले लिया। मम्मा मैं जा रही हूँ, बाय। 24 साल की लड़की रुबीना, जो कि अपने छोटे भाई और बीमार माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की 2 साल पहले ही दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, जिस कारण घर की पूरी जिम्मेदारी रुबीना पर ही आ गई थी। क्या हुआ? कुछ पता चला रुबीना का? नहीं माँ, मैंने सबसे दीदी के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उनके बारे में नहीं पता। जल्दी अंदर से रुबीना की फोटो लेकर आ, पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। रुबीना की माँ ने बिना देरी किए पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाने की सोची। रुबीना को गायब हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, जिस कारण पुलिस ने रुबीना की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी। रुबीना की माँ और भाई निराश होकर घर लौट आए और रुबीना के वापस आने का इंतजार करने लगी। हे भगवान, ये का हमारे खेत में लाश। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ, फोन किसने किया था? साहब, हमहू फोन किए थे। तने कुछ बेड़ा है इसके बारे में? नहीं साहब, हम तो अपनी फसल काटने यहाँ आए थे और यहाँ हमें इलाज मिली, तभी हमने आपको फोन करके इतला कर दी साहब। ठीक से। इस लाश का चेहरा तो बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। क्या तुम्हें इसके आसपास कोई सामान मिला? साहब जी, यो बस एक पर्स मिला है और इसमें एक फोन, लड़की की आईडी और कुछ पैसे हैं। लड़की ने सोने के टॉप्स पहने हुए थे और उसके पर्स में पैसे भी थे। इसका मतलब है ये खून चोरी के लिए तो नहीं किया गया है। जरूर इस खून के पीछे कोई और मामला है। तुम जल्द से इसके परिवार को इत्तला करो और इसका पोस्टमार्टम करवाओ। इंस्पेक्टर के कहे अनुसार ही हवलदार मरी हुई लड़की के घर उसकी मौत की खबर देने आया। उसके घर पहुंचकर हवलदार ने गेट खटखटाया और पाया कि ये तो रुबीना की माँ है, जो कि पिछले दिन उसकी मिसिंग रिपोर्ट कराने आई थी। आखिर रुबीना को किसने मारा होगा?
ये जानने के लिए पुलिस ने रुबीना के घर में जानकारी हासिल करना शुरू किया और जल्द ही उसके ऑफिस जा पहुंचे। क्या हुआ सर, कोई परेशानी? देखिए मैनेजर साहब, हमें आपके यहाँ काम करने वाली वो रुबीना मलिक के बारे में पूछताछ करनी है। 12 जनवरी को उसका खून हो गया है। क्या? 12 जनवरी को तो रुबीना ऑफिस आई ही नहीं थी सर। के? लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि वो ऑफिस ही गई थी। अम्बे, अरे कोई तो है जिससे रुबीना ज्यादा बातचीत करती थी। सर मुझे इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन मैं टीम मेंबर से आपकी बात करा देता हूँ। देखिए रुबीना का खून हो गया है, इसीलिए उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। ये सुनकर सभी को बहुत धक्का पहुंचा। कीर्ति तो ये सुनकर रोने लगी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? परसों तक तो सब कुछ ठीक था। देखिए मैडम, अपने आप को संभालिए और हमें बताइए कि रुबीना की किसी से दुश्मनी या मनमुटाव था? रुबीना तो बहुत अच्छी लड़की थी और वो तो सबसे अच्छे से बात करती थी। हाँ, लेकिन हमारे ऑफिस के पियून पांडू से कुछ दिन पहले रुबीना की लड़ाई हुई थी और उसी के बाद पांडू को ऑफिस से निकाल दिया गया था। हाँ, रुबीना ने उस पांडू को लड़कियों के वॉशरूम में छिपकर झांकते हुए देखा था। हाँ। जरूर उस पांडू ने ही ये सब किया होगा सर। ये सुनते ही रुबीना की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें आया कि रुबीना को गला दबाकर मारा गया था, लेकिन उससे पहले उसका रेप भी हुआ था। अब तो उस पांडू को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साहब जी एक बात और, रुबीना 12 तारीख को सुबह से गायब थी, लेकिन उसका रेप और मर्डर शाम को करीबन 7 बजे किया गया है। क्या? तो वो पूरे दिन किसके साथ थी? रुबीना के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? साहब जी अभी तक तो नहीं। तो अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे तुम? जल्दी से उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाओ और उसके फोन की लोकेशन का भी पता लगाओ। आंटी, रुबीना के साथ जो भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। ना जाने किसने मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया है। एक वो ही तो थी जो इस घर को संभालती थी। आंटी देखिए, आप रोइए मत, मैं हूं ना। रुबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं आपका और बॉबी का ख्याल रखूंगा। इसी दौरान पुलिस को पांडू के ठिकाने की खबर हो गई और वो उसे पकड़कर पुलिस चौकी ले आए। अरे साहब, कुछ बताया इसने? ईब तक तो नहीं साहब। सुन, सच सच बता दे, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब। क्या लगता है तुम्हें? इतने में ही दूसरा हवलदार हाथ में कुछ पेपर्स लेकर आता है। तो ये है असली कातिल। उठाकर ले जाओ इसे और इसके हाथ पैर तोड़ दो। हाँ, और एक काम करो, अब इस पांडू को छोड़ दो। बता, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा तूने रुबीना को? मैंने जानकर ऐसा नहीं किया सर। अनजाने में तूने एक लड़की का रेप कर दिया और फिर खून भी कर दिया। सच सच बता हमें। रुबीना के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज से पता चला है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और उस दिन रुबीना तुम्हारे ही साथ थी। उस दिन मैं और रुबीना घूमने जाने वाले थे, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना पड़ा, इसलिए मैंने उससे इंतजार करने को कहा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। तुम्हारे अफेयर के बारे में किसी को मालूम नहीं था? नहीं, रुबीना किसी को हमारे बारे में नहीं बताना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपना काम खत्म करके 1 बजे तक रुबीना से एक कैफे में मिला, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो रुबीना बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझसे ब्रेकअप करने को कहा। वो अक्सर अपने घर के बारे में सोचकर ब्रेकअप करने को कहती थी, लेकिन मैं हमेशा उसे मना लिया करता था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर हमने एक मूवी देखी। इतने में अंधेरा हो गया
इसलिए मैं उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगा। अरे परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, बस अब मैं माँ को शादी के लिए हाँ कह दूंगी। शादी? किसके साथ? मेरे लिए एक रिश्ता आया था, मैं उसी के लिए हाँ बोल दूंगी तो मम्मा की भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मैंने अपनी बाइक खेतों की तरफ सुनसान रास्ते पर मोड़ ली। वहां हमारी बहस हुई और मैंने गुस्से में रुबीना का रेप कर डाला। मुझे माफ कर दो रुबीना, ना जाने मुझसे क्या हो गया था। अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? तुम्हें क्या लगता है, हाँ? इस सब के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी भी नहीं। मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए गुस्से में आकर मैंने गला दबाकर उसकी जान ले ली। तुझे आज ही सीधा कर दूंगा। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अमन को रेप और खून के जुर्म के लिए कड़ी सजा दी गई, लेकिन रुबीना की माँ और उसका भाई हमेशा के लिए दुख में डूब गए। कुणाल अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। कुणाल अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी, तो उसने अपनी फैमिली के साथ ही समय बिताने का फैसला किया। वो दिन भर माँ और दादी के साथ रहता और शाम होते ही उसकी टीम में पापा भी सभी को ज्वाइन कर लिया करते थे। कुणाल को एक बात समझ नहीं आती थी कि रात होते ही उसके मम्मी पापा और दादी घर के कमरे में घंटों बैठे क्या करते थे। वहीं जब वो अपने पिता से उसके बारे में पूछा करता तो तुमसे कितनी बार बोला है कि नहीं जा सकते? बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? अपने पिता को इस तरह गुस्से में देखकर कुणाल डर गया। उसके पापा ने आज तक उससे इतने गुस्से में बात नहीं की थी। कई दिन बीत गए, पर उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसके परिवार वाले उस कमरे में करते क्या हैं। एक दिन जब कोई घर पर नहीं था तो उसने उस कमरे में जाने की सोची। कमरे में घुसते ही कुणाल ने जो देखा उससे उसकी आंखें चौंधी आ गईं। ये सब क्या है? कमरे में गुप्त अंधेरा था। उसने दिन की हल्की फुल्की रोशनी से कमरे को अपनी आंखों से टटोलना शुरू किया। कमरे के बिस्तर पर खून लगा हुआ था। कमरे में इस तरह की बदबू आ रही थी मानो किसी को उसमें कैद करके रखा गया हो। कुणाल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके घर में इस तरह का डरावना कमरा भी है। अपनी आंखें चारों तरफ घुमाने के बाद उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। रात हो चुकी थी। उसे अपने पिता की गाड़ी की आवाज सुनाई दी, जिसके फौरन बाद उसने कमरे से निकलना ही मुनासिब समझा। कुणाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहे। अरे सर्दी बहुत है तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक्सरसाइज ही कर लूं, तो बस इसलिए आ गया। कुणाल के पिता को बेटे पर यकीन हो गया। वो अपनी माँ और पत्नी के साथ फिर से उस अनजान से कमरे में चले गए। ये देख कुणाल भागता हुआ अपने कमरे में गया। कुणाल के जहन में हजार तरह के सवाल उठ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये सब क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपने दिमाग में चल रही इस जद्दोजहद में कुणाल की आंख लग गई और वो सो गया।
रात के तकरीबन 3 बजे उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखो बेटा, जो हो गया वो हो गया, अब जाने भी दो। कुणाल अपने घर के लोगों की ये आवाज सुन घबरा गया और सीधा अपने कमरे से बाहर भागता हुआ आया। कुणाल ने जब इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन जब उसने आवाजें ध्यान से सुनी तो आवाज उसी डरावने कमरे से आ रही आप ठीक थी। तो हैं? दादी, आप सब सही तो है ना? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माँ, दादी, पापा, कोई कुछ तो बोलो। अरे कोई मुझे सुन रहा है या नहीं? अरे सुनो। अरे पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ, और यहाँ से चुपचाप जाओ। इस कमरे के आसपास भटकना भी मत। अपने पिता का इतना ठंडा स्वभाव देख कुणाल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, पर अपने कमरे में वापस जाने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। सुबह हो गई और कुणाल अपने कमरे से बाहर आया। कल रात में आप सभी को क्या हो गया था? क्या बेटा, हम सब तो सो रहे थे। हाँ, कल मैंने आप सभी की चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। पर पिताजी, कल रात को तो आपने मुझसे बात भी की थी। बोला ना कि तुमने एक बुरा सपना देखा था। अब आओ और चुपचाप नाश्ता करो। कुणाल को अब गुस्सा आ रहा था कि आखिर घर में ऐसा चल क्या रहा है कि कोई उसे बता नहीं रहा। अपनी सोच पर लगाम लगाते हुए उसने अपना ध्यान बटाना ही सही समझा। रात हो चुकी थी और कुणाल सोने के लिए जा चुका था कि तभी रात 3 बजे उसे अपने मम्मी पापा के रोने की आवाज आई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आवाज सुनकर कुणाल कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि उस अनजान कमरे का दरवाजा खुला है और आवाजें उसी में से आ रही हैं। उसने अंदर जाने की जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दादी! कुणाल ने देखा कि उसकी दादी पंखे से लटकी हुई है और उनके पूरे शरीर में कांच घुसे होने की वजह से खून भी निकल रहा है। ये देख कुणाल के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कैसे और कब हुआ? मैं आप सबसे कुछ पूछ रहा हूँ। जो दुनिया में आया है उसे ये जाना ही क्या है। हो गया? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दादी को ऐसी हालत में देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके साथ कोई बदला लिया है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। जाते हो कि नहीं?
पिता को ऐसे चिल्लाता देख कुणाल घबरा गया और वहां से चला गया। दादी का दाह संस्कार कर दिया गया। कुणाल के दिमाग में सच्चाई जानने की जद्दोजहद होने लगी। रात हो चुकी थी। फिर रात 3 बजे। तुमने जो हमारे साथ किया वो सही नहीं था। यहाँ से जाती क्यों नहीं है तू? ये सब सुन कुणाल कमरे से बाहर आया। इस बार उसे पता था कि आवाज उसी कमरे में से आ रही है, लेकिन उसने किसी और की भी आवाज सुनी। अब आगे। दादी की मौत से कुणाल काफी परेशान था। वहीं उसने देखा कि पिताजी गुस्से में और मां डर में जी रहे थे। दादी की मौत को अब 1 साल हो चुका था। वहीं खुद के सामने देखे गए उस खौफनाक नजारे को कुणाल भुला नहीं पा रहा था। 30 दिसंबर। दादी, आपको गए हुए पूरा 1 साल हो गया। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। कुणाल ने गौर किया कि उस दिन घर में किसी ने भी अन्न का दाना नहीं खाया था। सभी के चेहरों पर एक डर था। वो डर बहुत ही डरावना था। कुणाल ने चीजों को अनदेखा किया और अपने कमरे में चला गया। तुम भी चली गई। ये क्या हो गया पिताजी? माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, जो आया है वो तो जाएगा ही। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। जरूर आपने मुझसे कुछ छिपाया है। बताइए, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। कहीं आप ही तो ये सब नहीं कर रहे? तुम सही कह रहे हो, ये हत्या है। और अगले साल इसी दिन, इसी समय मैं भी इसी तरह मारा जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? हमारे घर पर श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? 30 दिसंबर की रात को ही तुम्हारे चाचा की मौत हुई थी, और वो मौत तुम्हारी पहली माँ की वजह से हुई थी। क्या? माँ ऐसा क्यों करेगी? वो राज तो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। क्या? माँ को चाचा ने मारा? हाँ, उसने अपनी मौत का बदला लिया, लेकिन अब तुम्हारी माँ हमसे बदला ले रही है। हम कहीं भी चले जाएं, वो हमारे साथ हमें खत्म करने के लिए पहुंच जाएगी। उस दिन पिता की बात सुन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे आगे के बारे में पूछूं। मुझे पता चल चुका था कि उस रात जो औरत मुझे दिखी वो मेरी पहली माँ थी। पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? अपनी माँ के बारे में सुन मुझे उनसे नफरत हो गई थी। पर अब क्या? अगले साल पापा नहीं तो मेरी मृत्यु तय थी। अब मैं अपनी माँ से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना मैं उनसे प्यार करता था। 1 साल और बीत गया। 30 दिसंबर का दिन, शाम हो चुकी थी। पिताजी! मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कुणाल को बख्श देना, वो बेगुनाह है, उसे कुछ मत करना। पिताजी! पिताजी!
पापा ने ऐसा क्यों बोला कि वो माँ के गुनहगार हैं? कुणाल को पिता की मौत के बाद उनके बोले गए आखिरी शब्द खटक रहे थे। पिताजी ने तो कहा था कि माँ की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उनसे क्यों माफी मांग रहे थे? उसके इन सब सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं बचा था। वहीं दिन बीतने लगे, महीने पूरे हुए और वो साल में बदल गए। आखिर ठंड से भरी वो खौफनाक शाम हो चली थी। जब मौत इसी कमरे में होनी है तो क्यों ना इसी में जाकर बैठ जाऊं। कुणाल आवाज सुन काफी घबरा गया। घबराहट के मारे उसका गला सूख गया। कुणाल, माँ, कैसा है मेरा बेटा? अच्छा तो आपको मेरी फिक्र है। चलिए, जिस काम के लिए आई हैं उसे पूरा कीजिए। तेरे पिता ने तुझे पूरा सच नहीं बताया। कौन सा सच? यही बेटे कि तेरे पिता, दादी, चाचा और तेरी सौतेली माँ ने मिलकर मुझे मारा था। कुणाल की पहली माँ ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह उसके पिता और उसकी सौतेली माँ ने एक दूसरे से शादी करने के लिए कुणाल की पहली माँ को तब इतनी खौफनाक सजा दी जब कुणाल बोर्डिंग स्कूल में था। इस जुर्म में कुणाल के चाचा और दादी भी शामिल थे। ये सुन कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि उसकी माँ ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी। क्या? पहले मैंने तेरे चाचा, फिर दादी, तेरी सौतेली माँ और तेरे पिता को मारकर उनसे बदला लिया। जैसी खौफनाक सजा उन्होंने मुझे दी, मैंने भी उन्हें उसी तरीके से मारा। माँ, इसलिए किसी ने मुझे आपको आखिरी बार नहीं देखने दिया। मुझे माफ कर दो माँ कि मैंने आपको गलत समझा। कुणाल के पिता ने उससे झूठ बोला था। वो अपने बेटे के सामने सच स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कुणाल की पहली माँ को अपने लालच के लिए मारकर उसके पिता खुद को अपने बेटे के सामने शरीफ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। माँ से ये देखा नहीं गया और उसने कुणाल को सारी सच्चाई बता दी। कुणाल अपने घर में वो आखिरी सदस्य था जो 30 दिसंबर की उस काली और डरावनी रात को जिंदा बचा। उस दिन उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। माँ की इतनी खौफनाक मौत और अपने ही परिवार वालों की धोखाधड़ी से कुणाल सहम चुका था, पर अब उसके पास इन्हीं कड़वी यादों के सहारे जीने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साहिल देहरादून से अपने बिजनेस का काम पूरा करके वापस अमृतसर अपनी माँ के पास लौट रहा था। उसका देहरादून में अपना खुद का बिजनेस था, जिस वजह से उसका आधे से ज्यादा समय वहीं गुजरता था। वो कभी कभी ही अपनी माँ से मिलने जा पाता था। आधे रास्ते ही पहुंचे साहिल को उसके दोस्त राजेश का फोन आया। हाँ राजेश, बोल। साहिल भाई कांड हो गया। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? शांत होकर बता, क्या हुआ? भाई, हम सब मुसीबत में पड़ गए। अरे बोल, क्या हुआ? भाई, वो मर गई। क्या? तू पागल तो नहीं हो गया है? भाई, लाश मेरे सामने है। हम सब तो यहीं थे, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अबे सालो, एक काम बोला था करने को, वो भी नहीं हुआ तुमसे। क्या करे भाई, अब तू ही हमें बचा सकता है। तू फोन रख, मैं कुछ सोचता हूँ। पूरा फंस गया। राजेश के फोन के बाद साहिल ने साइड में अपनी गाड़ी रोकी और अपना सर पकड़कर किसी सोच में पड़ गया।
वो काफी देर तक फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता रहा और कुछ सोचते हुए साइड में अपना फोन रखकर गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला। माँ को फोन करके बता देता हूँ कि वापस देहरादून जा रहा हूँ, अर्जेंट काम है। बात अब साफ थी, साहिल और उसके दोस्त किसी मुसीबत में फंस चुके थे। मगर वो बात थी क्या? साहिल ने बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाना शुरू किया। खामखा के ही पंगे हो गए, ना वो मिलती ना ये सारा कांड होता। जंगल की सहमी खामोशी के बीच बस गाड़ी की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल के माथे से पसीने आने शुरू हो गए। उसका चेहरा लाल और उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी कि तभी तेज गाड़ी से कुछ टकराया और साहिल की कार डिस्बैलेंस हो गई। अफरा तफरी में साहिल ने अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया और गाड़ी जैसे तैसे दूर जाकर रुकी। साहिल अपनी गाड़ी से बाहर निकला और पीछे की तरफ जाने लगा। थोड़ा आगे जाने पर उसने जो देखा उससे उसकी हालत खराब हो गई। ये क्या है? साहिल ने अपने सामने एक किन्नर को खून से लथपथ देखा। साहिल से अब अनजाने में एक एक्सीडेंट हो चुका था। अरे यार, लाइफ में कम लगी हुई थी जो इस किन्नर ने भी मेरी लगा दी। अब क्या करूं? मेरा देहरादून जाना भी जरूरी है। इसको हॉस्पिटल ले जाने में मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ। साहिल उस किन्नर को उसी बुरी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। गाड़ी में बैठते ही साहिल के फोन पर एक टेक्स्ट आया जिसे साहिल देखने लगा। मगर टेक्स्ट को देखते ही साहिल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। साहिल को किसी ने अननोन नंबर से एक इमेज भेजी थी जिसमें उसके 4 दोस्तों की डेड बॉडीज पड़ी थी और उन्हीं में से एक राजेश भी था। हाँ? ये क्या है? ये किसने किया? हाँ? साहिल घबराकर राजेश को फोन मिलाने लगा कि तभी किसी ने फोन उठाया। हेलो मेरे राजा। आवाज सुनकर साहिल डर से कांपने लगा। कौन? हाँ साहिल, बोलो। ये मेरे दोस्त राजेश का फोन है, मुझे उससे बात करनी है। ओहो मोरे राजा, राजेश तो मर गया मुआ। साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और डरकर उसने फोन काट दिया। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्तों की मौत हो गई और शोभा ने भी खुदकुशी कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। शोभा साहिल की गर्लफ्रेंड थी जो कि सिर्फ शोभा को ही लगता था, मगर साहिल उसे कुछ और ही बनाना चाहता था। शोभा बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। साहिल ने शोभा से शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिस वजह से शोभा प्रेग्नेंट हो गई। अब ये बात पता चलते ही साहिल को अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा और उसने शोभा को जबरदस्ती किडनैप कर उसका अबॉर्शन करवा दिया। मगर साहिल यही नहीं रुका, उसके और उसके दोस्तों ने उसका बलात्कार करना शुरू कर दिया। वो शोभा को महज अपने मनोरंजन का सामान समझने लगे, जिससे परेशान होकर एक दिन शोभा ने आत्महत्या करना ही सही समझा और अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। इसी बात का पता चलने पर अब साहिल देहरादून जाकर अपने किए हुए कांड को दबाना चाहता था। एक काम करता हूँ, राजेश को फिर से कॉल करता हूँ, क्या पता कोई मुझसे मजाक कर रहा हो। साहिल ने फिर से राजेश को फोन मिलाया, पर इस बार फोन की आवाज उसकी कार में से ही आ रही थी कि तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जैसे ही साहिल मुड़ा, पीछे वही किन्नर राजेश का फोन लिए बैठा था, जिसके बाद उसने फोन उठाया और कहा, हेलो साहिल बाबू। साहिल अब खौफ से भर चुका था। उसने हड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागने लगा। साहिल और तेजी से भागने लगा।
जिस किन्नर को वो मरती हुई हालत में छोड़कर आया था, अब वो उसके सामने जिंदा था। मगर कैसे? यही सोचते सोचते साहिल उस सुनसान रोड पर बस भागते ही जा रहा था कि तभी उसके सामने वही किन्नर आ गया। क्या हुआ? डर लग गया मेरे राजा साहिल को? हाँ? कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? हाँ? अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओहो बाबू साहिल, अपनी शोभा को तुमने नहीं पहचाना? शोभा? देखते ही देखते वो किन्नर दो शरीरों में बट गया, एक राजेश और दूसरा शोभा। राजेश, शोभा, ये क्या है? क्या हुआ साहिल? हाँ? तू मुझे पहचान ही लिया होगा ना? हाँ? मैं तुम्हारा दोस्त और मैं तुम्हारी प्यारी शोभा। इसको तो मैंने इसकी सही जगह पहुंचा दिया। तेरी बारी है। नहीं नहीं नहीं, शोभा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा, पर प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैं तुझे जाने दूँ? अरे जानवर भी तुझसे अच्छे होते हैं साहिल। कम से कम एक बार शिकार करके काम खत्म तो कर देते हैं। लेकिन तो वो हैवान निकला, हैवान। मुझे जिंदा ही मारकर अपने दोस्तों के सामने मुझे नोचने के लिए फेंक दिया। हाँ? नहीं साहिल, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ? प्लीज शोभा, मुझे जाने दो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तू माफी के लायक नहीं है साहिल। तुझे तो मैं आज यही मारूंगी। अपने साथ हुए जुल्म का बदला शोभा ने साहिल को मार कर लिया। उसने साहिल को उसी की गाड़ी के नीचे लाकर रोन दिया और उसी समय साहिल की तड़प तड़प कर मौत हो गई। शोभा से भूतिया किन्नर बनी इस आत्मा ने अपना बदला ले लिया। एक बार की बात है, किसी शहर में सुजॉय नाम का एक लड़का रहता था। सुजॉय बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और ना ही वो कभी किसी से बात करने की हिम्मत जुटा पाता था। सुजॉय अपने ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर था। सब कुछ सही चल रहा था, पर उसके जीवन में एक चीज की कमी थी। वो कमी थी एक दोस्त की, जिसे वो पूरा करना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लूं? मेरे ऑफिस में भी काफी लोग इस ऐप को यूज करते हैं। ये सोचने के बाद उसने अपने फोन में इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड कर ली, जिसके थोड़ी देर के इस्तेमाल के बाद उसने खुद से कहा, अरे यार, मैं नहीं चला रहा ये इंस्टाग्राम। ये तो बहुत ही बेकार ऐप है। कुछ भी तो नहीं है इस ऐप में। उसने अपना फोन गुस्से में आकर बंद कर दिया और सोने चला गया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसी लड़की के मैसेजेस आए हुए थे। वो खुश तो बहुत हुआ, पर वो उस लड़की के रिप्लाई अपने डर की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। अरे यार, क्या करूं? अगर इसे रिप्लाई नहीं दिया तो कहीं ये बुरा ना मान जाए। एक काम करता हूँ, रिप्लाई कर ही देता हूँ। ये सोचने के बाद सुजॉय ने उस अनजान लड़की को मैसेज कर ही दिया। हेलो अनन्या, आप कैसी हो? सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए आपको मैसेज नहीं कर पाया। अच्छा, बिजी थे या फिर मैसेज देखकर इग्नोर कर रहे थे मुझे? अरे नहीं, बिजी था यार। एक्चुअली तुम सही हो, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें इग्नोर कर रहा था। क्यों? क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? अरे नहीं, असल में मैं तुमसे बात करने में थोड़ा सा डर रहा था। मुझे लगा मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने तुमसे बात ही नहीं की।
अरे बुद्धू, अभी भी तो बात कर रहे हो ना मुझसे, क्या अब डर नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं अनन्या, ऐसी कोई बात नहीं है। यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। इतना सीरियस मत हुआ करो यार, जिंदगी को जीना सीखो। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब सुजोय को अनन्या से बात करना अच्छा लग रहा था और उसे अनन्या की आदत सी हो चुकी थी। दूसरी तरफ अनन्या को भी सुजोय से बात करना अच्छा लग रहा था। दोनों की ही हर रोज बातें हो रही थी कि अचानक एक दिन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। पास ही एक बहुत ही अच्छा कैफे है, क्यों ना वहाँ चला जाए? हाँ बिल्कुल, फिर कल शाम 7 बजे। ओके ओके। सुजोय बहुत खुश था और अनन्या से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड भी था। उस अनन्या से मिलने का इंतजार कर रहा था। शाम के 6 बज गए थे और सुजोय के जाने का समय हो चुका था कि तभी उसके बॉस ने उसे मीटिंग के लिए बुला लिया, जिसके बाद बिना मन के उसे अपने बॉस की बात माननी पड़ी। शाम के 6:30 बजे सुजोय फ्री हो गया, जिसके बाद उसने न आओ देखा न ताओ और सीधा अपनी बाइक निकालकर अनन्या से मिलने के लिए निकल गया कि तभी उसे कुछ याद आया। ओहो यार, मैं अनन्या के लिए फ्लावर्स लेना तो भूल ही गया। मैं भी ना कितना पागल हूँ। बताओ, लड़की से मिलने जा रहा हूँ और उसके लिए एक तोहफा भी नहीं लिया। शेम ऑन यू सुजोय। सुजोय ने फूलों का गुलदस्ता लिया और अनन्या से मिलने के लिए निकल गया। सुजोय पहुंचने ही वाला था। यार हद होती है, किसी को मिलने के लिए बुलाया जाए तो कौन इतना वेट करवाता है। बस अब बहुत हो गया, मैं तो जा रही हूँ। अनन्या गुस्से में वहाँ से जाने लगी। हद होती है देर से आने की भी। अगर नहीं मिलना था तो पहले बता देते, यहाँ बुला के नाटक करने की क्या जरूरत थी। अरे मैडम जी कि जारी हो कि अस्सी छड़ दिए। बता दो, वैसे भी हम लड़कियों को छोड़ते बहुत अच्छा है। हमरा मतलब कि घर का कहते हो यारो? हाँ प्रभु। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ओहो, गणित आती मैडम है ये। ओ कोई गल नहीं मैडम जी, जे ਤੁਹਾਡੀ मर्जी नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी मर्जी नाल छड़ दिए। ओए तुसी चिंता ना करो। हाँ क्या नहीं? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो, वरना नहीं तो क्या करेगी? दसो क्या करोगी? चिल्लाओगी? ता चीखो ना। हम भी देखे तो है बचान खातिर कौन आता है। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा हुण तेरे नखरे थल्ले पै गए, हुण ते बड़ा चीची कर रही सी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ईब नहीं, आराम से भेजेंगे तने। सुजोय तुम? घबराओ मत अनन्या, मैं यहाँ आ गया हूँ। रे तू है कौन? मैं कोई भी हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? चुपचाप से इस लड़की को यहाँ से जाने दो। क्यों? तू की सोचा? जेड़ा तू बोलेगा असी ओही करांगे। जा, नहीं छड़ते इस कुड़ी नू। बोल की कर लेंगा तू? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करना चाहता। के हमने मारेगा? तूने क्या सोचा हम 3 और तू 1? अरे तू हमसे जीत जाएगा, ये सोच लिया तूने? बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी इन्नी हिम्मत कि तू साडे बंदे आते हाथ चुकिया। असी तेनू नहीं छड़ांगे। ओए बचाओ! अरे कोई ओए तो कोई बचाओ! तो बचाओ! लग गई। अरे यो तो घना ही ताकतवर है। इथों ता निकल लेना ही चंगा है, वरना ही हमरा कचूमर बना देगा। भाज लो। हम ऐसे मिलेंगे मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू सुजोय। ये क्या सुजोय? ये कैसे हुआ? ये मेरा हाथ
तुम्हारे शरीर के आर पार कैसे चला गया? तुम सुजॉय ही हो ना? मुझसे डरो मत अनन्या, मैं सुजॉय ही हूँ। पर अभी जो हुआ वो सब क्या था? मैं मर चुका हूँ अनन्या। क्या? हाँ अनन्या। पर ये सब कैसे हुआ? अनन्या के पूछने पर सुजॉय ने उसे सब कुछ बता दिया। दरअसल सुजॉय के साथ हुए एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई, जिसके बारे में उसने अनन्या को सब बता दिया। क्या? ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो ना? रो मत अनन्या, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। तुम्हारी वजह से मैंने हंसना सीखा, जिंदगी को जीना सीखा। तो तुमसे मिलना तो बनता ही था ना? ओ सुजॉय, तुम कितने अच्छे हो। पर हम ऐसे मिलेंगे मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ। पर मेरा यहाँ और देर रुकना अब मुमकिन नहीं। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। प्लीज सुजॉय, प्लीज प्लीज मत जाओ। मुझे जाना ही होगा। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं खुशी के साथ नहीं रह पाऊंगा। ऐसा ना करो अनन्या। नहीं सुजॉय, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। अगर होता तो मैं रुक ही जाता। मुझे कमजोर मत करो अनन्या। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर मुझे प्रॉमिस करो। बोलो। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अभी बहुत खुश थी, पर कहीं ना कहीं सुजॉय को मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अगले दिन जब सुजॉय ऑफिस गया तो वो सबसे अच्छे से बात करने लगा। उसके व्यवहार में बदलाव देखकर सभी ऑफिस के लोग हैरान हो गए। अरे कमल, आज कॉफी नहीं पियोगे? ए सुजय ब्रो, क्या हो गया? तुम में इतना बड़ा चेंज कहाँ से? कहीं तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई जो तुम आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? यही समझ लो कि लॉटरी ही लगी है। सुजॉय का ऑफिस में अब मन नहीं लग रहा था। वो बस जंगल के सभी जानवरों की आवाज एक साथ आने लगी। अरमान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि गांव वाला ऐसा कह क्यों रहा था। ये अचानक इतना शोर कैसे होने लगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरमान काफी डर गया। उसने बहुत देर तक गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। गाड़ी के सामने एक अजीब तरह का धुआं बन रहा था और धुआं और भी गहरा होता जा रहा था।